सभी विद्वज्जन, बहनों, बंधुओं, मालवीय जी की स्मृति में इतिहास संकलन योजना की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित है। मेरे को उन्होंने बुलाया, इसका मैं आभार व्यक्त करता हूं। काशी के लोग मालवीय जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। महामना का जीवन एक अथाह सागर की तरह है। उनके जीवन में सैकड़ों आयाम हैं। दुर्भाग्य से नई पीढ़ी के लोग उसमें से बहुत कम बातों को जानते हैं। 1886 अर्थात कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन से ही मालवीय जी उसमें प्रमुख वक्ता के रूप में उभरे और लगभग 45 वर्षों तक उनका लगातार कांग्रेस में भाषण होता था। फिर उस समय का जो पार्लियामेंट था, सेंट्रल असेंबली, उसमें वे सदस्य थे। वे यूपी की असेंबली में भी सदस्य रहे। वो प्रयाग के मेयर भी रहे। काशी के जो आज घाट हम देखते हैं, उन घाटों के जीर्णोद्धार करने वाले वे थे। हम में से बहुत कम लोगों को ये बात मालूम होगी। मथुरा में भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के मंदिर के निर्माण करने वालों को प्रेरणा देने वाले, स्वयं बिरला जी को वहां लेकर के जाने वाले मालवीय जी ही थे। और 30, 31, 32 के जो गोलमेज सम्मेलन हुए, वे मालवीय जी थे। सारे देश में हिंदी का प्रचार हो, जैसे नागरिक प्रचारणी सभा और प्रयाग का जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है, उसको आगे बढ़ाने वाले मालवीय जी थे। कोर्ट में उन दिनों अरबी चलती थी, पर्शियन और अंग्रेजी। न्यायालय की भाषा हिंदी हो, इसके लिए संघर्ष करने वाले और सफलता प्राप्त करने वाले मालवीय जी थे। हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी के लिए प्रेरणा देने वाले मालवीय जी थे। और गायत्री परिवार का श्री गणेश करने वाले, प्रारंभ करने वाले श्री राम शर्मा, उनको यज्ञोपवीत कराकर धर्म कार्य के लिए समर्पित होने की प्रेरणा देने वाले मालवीय जी थे। गंगा की अविरल धारा, निर्मल धारा बहे, हरिद्वार में हर की पड़ी का निर्माण हो और गंगा सभा, इस सब का निर्माण मालवीय जी ने कराया। अमृतसर में जो दुर्गाना मंदिर है, वो मालवीय जी ने निर्माण करवाया। वे अच्छे प्रखर वक्ता थे, वे प्रखर अधिवक्ता थे। कांग्रेस का कोई भी प्रस्ताव बिना मालवीय जी के ड्राफ्ट को पढ़े कभी पास नहीं हुआ। स्वयं महात्मा गांधी भी प्रस्ताव के पूरे लेखन के बाद कहते थे, अब महामना को दिखाओ, उसके बाद ही प्रस्ताव पारित होता था। हम जानते हैं जो पिलानी में बिट्स बना, बिरला जी ने बनवाया, उसकी प्रेरणा मालवीय जी ने दी। वे एक कुशल समाज सुधारक थे। कुंभ के मेले के जो आयोजक करता थे, उसमें सारी व्यवस्थाओं को बनवाने का काम मालवीय जी करते थे। आयुर्वेद के अखिल भारतीय अध्यक्ष भी वे थे। वे ज्योतिष के लिए जो अखिल भारतीय सम्मेलन होता था, उसके भी वे अध्यक्ष रहते थे। वे कथाकार थे, वे कलाकार थे, वे कवि थे, वे राजनीतिक नेता थे, वे कुशल शिक्षाविद थे, वे अच्छे अधिवक्ता थे। आप लोगों को आश्चर्य होगा जब आप ये सुनेंगे, वे नाटक में अच्छे पात्र भी थे। बहुत लोगों को कम जानकारी होगी, वे महिला का पात्र कुशलता से करते थे। जो हेमलेट नाम का नाटक है, उसमें पोर्शिया है, या महाभारत का कोई नाटक, उसमें द्रौपदी है, ये बनने का काम मालवीय जी करते थे। वे ब्रजभाषा के कवि थे, वे भोजपुरी के कवि थे, वे संस्कृत के श्लोक के निर्माता थे, वे क्या नहीं थे। और इसी में से एक आयाम है, वे पत्रकार थे, वे लेखक थे, वे अनेक पत्रों के संपादक भी थे। और इसलिए मैं आज की बात केवल उनके इस पत्रकार जगत के ऊपर ही केंद्रित रखूंगा।
काला कांकर जो स्टेट है, इस स्टेट के राजा थे रामपाल सिंह जी। वो उनकी विद्वत्ता से बड़े तरुणाई में प्रभावित हो गए। मेरा अनुमान है, शायद अगर मैं सन गलत नहीं बोल रहा, तो 87-88 का शायद समय रहा होगा। और 87-88 में उन्होंने मालवीय जी को काला कांकर निमंत्रण दिया। वे काला कांकर से हिंदुस्तान नाम का एक समाचार पत्र निकालते थे और इस समाचार पत्र का संपादन करने का काम मालवीय जी को देना चाहते थे। मालवीय जी ने बहुत मना किया, लेकिन राजा साहब ने बहुत आग्रह किया और 250 रुपया मासिक वेतन देने का भी उनको कहा। मालवीय जी तैयार हुए और मालवीय जी प्रतापगढ़ के काला कांकर स्टेट में रहने लगे। लेकिन मालवीय जी ने जाते ही एक शर्त रखी। कहा, राजा साहब, आप एक बात के लिए मेरे को अनुमति दीजिए कि मैं आपके यहाँ रहूंगा, लेकिन कभी भी शराब पीकर आप मेरे को बुलाना नहीं। जब शराब पिए हो तो मेरे साथ वार्ता नहीं करना। इस बात की सावधानी आप बरतिए, मैं यहाँ हूं। और एक दिन ऐसा हो गया, राजा साहब ने शराब पिए हुए ऐसी स्थिति में मालवीय जी को बुलवाया। थोड़ी देर वार्ता तो हुई। मालवीय जी वापस अपने कार्यालय में आए। एक छोटा सा पत्र राजा साहब के नाम लिखा और लिखा, आज से मेरा अन्न और जल यहाँ से उठ गया। और मालवीय जी उसी रात काला कांकर से काशी वापस आ गए। अर्थात उस समय की 250 रुपए की नौकरी थी। ये बात 1898 की है। घर में गरीबी भी थी, अपना मकान भी नहीं था। लेकिन मालवीय जी ने पत्रकारिता में कैसा एक मानदंड होना चाहिए अपनी इस घटना से स्थापित किया। हिंदुस्तान का संपादन का कार्य उन्होंने छोड़ दिया। वे इलाहाबाद आए और इलाहाबाद में उन्होंने एक अंग्रेजी का अखबार निकलता था, इंडियन ओपिनियन। पंडित अयोध्या प्रसाद जी उस अखबार को निकालते थे। मालवीय जी उन्हीं के साथ बैठकर इस अखबार के काम में सहयोग करने लगे। बहुत सारे काम वे करते थे। इसी बीच में प्रयाग के जो मेयर रहे और बड़ा हिंदू वोटिंग उन्होंने तैयार कराया और उनको ध्यान में आया, सारे देश में पत्रकारिता के नाते से कुछ अच्छे अखबार निकलने चाहिए। एक अभ्युदय नाम का अखबार, समाचार पत्र उन्होंने प्रारंभ किया। उस अभ्युदय से उनका अर्थ यही था, सारे समाज का अभ्युदय चाहिए। हमारा देश एक लंबे समय से पराधीनता में रहा है। हमारा आत्म गौरव उसका अभ्युदय है। हमारे सांस्कृतिक विचार उनका अभ्युदय। हमारा धर्म, हमारे संस्कार, हमारी रीति और नीति, हमारी परंपराएं, उनका युगानुकूल अभ्युदय चाहिए। और इसलिए इस अभ्युदय अखबार में सबसे पहले ऊपर एक 2 पंक्तियों का एक स्लोगन जैसा जाता था। उसमें वे लिखते थे, सबसे ऊंचा पर्वत नगाधिराज हिमालय है। हमारी अभिलाषा है कि हमारा देश, इसका अभ्युदय भी इतना ही ऊंचा हो। अभ्युदय चला, अभ्युदय का काम आगे बढ़ा। उस समय भारत में ऐसा लगा एक अखबार अंग्रेजी का भी चाहिए। एक बड़ा वर्ग धीरे धीरे अंग्रेजी पढ़ रहा था। प्रयाग से उन्होंने लीडर निकाला। 1909 विजयदशमी के दिन ये लीडर प्रारंभ हुआ और 1.5-2 वर्ष के अंदर ही ये लीडर की संपत्ति चुक गई। पैसा नहीं। दीपावली का अवसर आया और लीडर के जो कर्मचारी थे उनको वेतन नहीं। मालवीय जी ने अपनी पत्नी के पास जाकर के कहा, हमारे 4 बेटे हैं और एक बेटा लीडर नहीं मान सकती हो तुम, हमारे 5 बेटे हो जाएंगे, क्या अंतर पड़ेगा? लीडर मृत्युशैया पर है और तुमको सहायता कर सकती हो क्या? और तुरंत उनकी बात सुनकर मामना की पत्नी ने अपने आभूषणों का डिब्बा निकाल करके उनको दे दिया। आभूषण बिक्री हो गए और लीडर फिर से आगे बढ़ा। लीडर चल पड़ा। एक समाचार पत्र निकालने वाले को अपने समाचार पत्र में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके वेतन के लिए अपनी पत्नी के सारे आभूषण बेचने पड़ते हैं। एक समाचार पत्र की एक मर्यादा है और उसके अंदर ऐसे उन्होंने कीर्ति स्तंभ स्थापित किए हैं जिसके कारण से ये जो समाचार जगत है उनको लंबे समय तक स्मरण करेगा। 1910 में उन्होंने मर्यादा नाम का एक और समाचार पत्र निकाला। उनको ध्यान में आया देश के किसान तक समाचार पहुंचना चाहिए।
देश के कृषि जगत का, ग्राम्य व्यवस्था का कोई समाचार हम अच्छा सा छापे, और एक नया पत्र उन्होंने शुरू किया, उसको नाम दिया किसान। 1917 में एक किसान नाम का पत्र निकला, हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली से चलता था, और इसकी सारी व्यवस्था मालवीय जी ने अपने पास संभाल ली। उसका हिंदी अनुवाद करके एक हिंदुस्तान दैनिक प्रारंभ कराया, और ये हिंदुस्तान दैनिक 1930 में उन्हीं की प्रेरणा से प्रारंभ हो गया। सारे समाज के अंदर धर्म के तत्वों की पुनर्प्रतिष्ठा हो, हमारे देश का दर्शन और धर्म, हमारे देश के दर्शन की मान्यताएं और लोगों के मन की आस्थाएं फिर से व्यवस्थित हों, इसलिए एक दूसरे पत्र की आवश्यकता अनुभव हुई, और 1933 में सनातन धर्म नाम से उन्होंने एक और पत्र निकाला। और उसी समय सनातन धर्म जैसा ही एक काम हो सके पंजाब में, लाहौर से विश्व बंधु नाम के पत्र को वहां के लोगों को प्रारंभ करने की प्रेरणा दी। लाहौर से विश्व बंधु निकलने लगा। दिल्ली में एक गोपाल नाम का पत्र निकलता था, लगा वो संकट में है, आर्थिक व्यवस्था नहीं होती। मालवीय जी ने जाकर तुरंत उस गोपाल नाम के पत्र को वहां संरक्षण दिया। देश में पंचांग कौन सा चलेगा, देश में काल गणना किस पंचांग से होगी, और इसलिए मालवीय जी ने प्रयत्न प्रारंभ किया, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1935 में विश्व पंचांग इस नाम से एक और समाचार पत्र ऐसा प्रारंभ किया। और इसलिए उन्होंने सारे देश भर के ज्योतिष क्षेत्र से जुड़े विद्वानों का सम्मेलन किया, उसके वे अखिल भारतीय अध्यक्ष भी थे। उस विश्व पंचांग को देख करके ही भारत की सरकार ने एक राष्ट्रीय पंचांग बाद में प्रारंभ किया। इस प्रकार हम देखते हैं कम से कम 15-16 ऐसे पत्र हैं, उसमें दैनिक भी हैं, साप्ताहिक भी हैं, हिंदी के भी हैं, अंग्रेजी के भी हैं, राजनीतिक मुद्दों को लेकर के संघर्ष करने वाले पत्र भी हैं, लेकिन देश में धर्म संस्कृति इसका प्रचार हो इसके पत्र भी हैं। किसान की आवाज और किसान की आवश्यकता समझी जाए, इसका भी ध्यान वे रख रहे। इसके साथ साथ अनेक मुद्दे ऐसे आए जिन पर ऐसा लगा कि मालवीय जी को संघर्ष करना पड़ेगा। लॉर्ड कर्जन के बाद सरकार प्रेस की नीति में कठोर होती जा रही थी। कर्जन के कारण से देश भर में कठोर प्रशासनिक नीतियां अपनाई जा रही थी। किसी भी अखबार में लेख निकला कि संपादक को जेल, उसको आजीवन कारावास तक। ऐसा जब होने लगा और सरकार एक नया एक अधिनियम लाने लगी, बाद में एक प्रेस एक्ट बनने की बात आ गई। इस प्रेस एक्ट में ऐसा हो गया कि सारा का सारा अधिकार जो न्यायालय का था वो स्टेट अथॉरिटीज के पास आ गए, ऐसा आ रहा था। मालवीय जी ने इसका विरोध करने का निर्णय किया, और 1908 में सारे देश के संपादकों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन प्रयाग में बुलाया। उस समय गोपाल कृष्ण गोखले जी ने मालवीय जी को बुला करके कहा, मालवीय जी इस प्रेस एक्ट का विरोध आप मत करिए। गोखले जी ने कहा, अगर आप विरोध करेंगे सरकार आपके बहुत खिलाफ हो जाएगी, सरकार कष्ट देगी और आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। मालवीय जी आप देख रहे हैं लोकमान्य जेल में पड़े हैं, मालवीय जी आप देख रहे हैं महर्षि अरविंद को कितना कष्ट भुगतना पड़ रहा है, आप इस एक्ट का विरोध मत करिए। मालवीय जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को कहा, मेरी अंतः प्रेरणा कहती है मैं इसका विरोध करूं। मैं बार बार विचार करके इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, जो परिणाम होगा मैं भोग लूंगा।